हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री के एनसीईआरटीज़ को पढ़ेंगे। फिर आगे हम लोग पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, जितने भी एनसीईआरटी हैं सभी को एक एक करके ख़त्म करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि चाहे प्री का एग्ज़ाम हो या मेंस का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो या यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, दोनों में एनसीईआरटीज़ का काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। और एनसीईआरटी पढ़ते टाइम आपको ये ध्यान में रख करके नहीं पढ़ना है कि केवल इसमें से आपको फैक्ट निकालनी है। फैक्ट तो हमको निकालना है, लेकिन इन फैक्टों का हम मेंस में कैसे यूज करेंगे वो भी यहाँ पर सीखेंगे। और जिनका मेंस में ऑप्शनल हिस्ट्री है उनके लिए भी यहाँ से मैपिंग को कैसे कवर किया जा सकता है आगे बताया जाएगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा अध्याय है वो ये है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कुछ बातों का ध्यान रखिएगा पढ़ते टाइम कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या ध्यान में रख करके पढ़ना है एनसीईआरटी को। तो इस हिसाब से अगर यहाँ पर लिख दिया जाएगा तो आप उस हिसाब से इसको पढ़ेंगे तो काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। प्रीलिम्स जब आप प्री के लिए पढ़ें, प्रीलिम्स के लिए पढ़ें तो प्रीलिम्स टॉपिक में आपको क्या ध्यान रखना है। तो इसमें आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो आपको स्रोत ध्यान रखनी है कि स्रोत आपके कौन कौन से हैं इसमें, पुरातात्विक और साहित्यिक। सेकेंड आपको ध्यान रखना है पाषाण कालीन स्थलों, या आप तीनों को ले लीजिए, पाषाण कालीन, मध्यकालीन और नवपाषाण कालीन स्थल एवं उनसे संबंधित साक्ष्य, यानी इन स्थलों से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ये आपको ध्यान रखनी है। और सेम तीसरे में आपको क्या ध्यान रखना है, ताम्रपाषाण कालीन स्थल एवं संबंधित साक्ष्य, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक इसी तरीके से अगर हम मेंस में लें, मेंस तो इसमें आपको ध्यान रखना है समाज कैसा था, कैसा था, और इस समाज में आपको देखना है समाज में कि जाति कैसी थी। सबसे पहले लेंगे हम वर्ग, वर्ग, जाति, फिर आपका विवाह, परिवार, इन सब को हम देखेंगे। अगर इसमें भी हम समझे तो वर्ग जो था वो कैसा था, उच्च वर्ग का था, वर्चस्व था, मध्य या निम्न। जाति जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फिर विवाह, जैसे 8 प्रकार के विवाह होते थे, तो इन 8 प्रकार के विवाह को एक बार आप देख लीजिए। परिवार कैसा था, यानी परिवार का मुखिया, परिवार यानी मात्र सत्तात्मक था या पितृसत्तात्मक था। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए चलनी है मेंस के हिसाब से।
अगर ऐसे ही हम राजनीति में देखें, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था, तो इसमें आपको देखना है कि केंद्र का नेतृत्व कौन करता था, या कह सकते हैं केंद्रीय नेतृत्व, प्रांत का नेतृत्व कौन करता था, फिर आपका स्थानीय नेतृत्व, स्थानीय नेतृत्व कौन करता था। तो ये आपको देखनी है। अगर इसको भी हम डिवाइड करें तो इसमें देखेंगे कि केंद्र में राजा था, मंत्रिमंडल था, यहाँ प्रांत में अगर हम देखें तो प्रांतपति होता था, सेकंड प्रांतीय प्रशासन के द्वारा। इसमें अगर हम देखें तो स्थानीय शासन, इसमें एक तो नगर के स्तर पर कौन करता था और ग्राम के स्तर पर नेतृत्व कौन करता था। फिर इसी प्रकार से अगर अर्थव्यवस्था में हम देखें, अर्थव्यवस्था कैसी थी, इसमें हम देखेंगे कृषि, पशुपालन, फिर हम देखेंगे उद्योग, फिर आपका विनिमय का माध्यम क्या था, विनिमय का माध्यम क्या था, और फिर अगर कोई पुस्तक है अर्थव्यवस्था से संबंधित, जो अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी देती तो उसको देखना है। तो इस तरीके से अगर आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रख करके पढ़ेंगे तब जा करके आपको एनसीईआरटी पढ़ने में मज़ा भी आएगा और चीज़ें याद भी रहेंगी, और साथ ही आपका प्री के साथ साथ आपका मेंस का भी सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट होता जाएगा, और आपको जैसे लगेगा कि हाँ आपका आधा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और आंसर राइटिंग में भी आप इन सारी चीज़ों को यूज करेंगे तो आपका आंसर और यूनिक हो जाएगा। तो सबसे पहले है कि रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी, 100 साल पहले, यानी हेडलाइन था 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। अब इसी से संबंधित यहाँ पर टॉपिक बना दिया है कि कैसे पता लगाएं, यानी रशीदा भी यही बात कर रही है कि कैसे जानें। तो इसमें अभी हमने देखा एक तो पुरातात्विक साक्ष्य और सेकंड हमारा साहित्यिक साक्ष्य। और तीसरा हम ले सकते हैं विदेशी यात्रियों का, या कह सकते हैं विदेशी वर्णन, जैसे मेगास्थनीज वगैरह ने आकर के यहाँ पर समाज को समझा, देखा और फिर एक उस पर पुस्तक लिखी। तो इस तरीके का कोई साक्ष्य हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है कि जो साक्ष्य मिले हैं लिखित रूप में वो अभी तक पढ़े नहीं गए हैं। तो वहाँ के समाज, वहाँ की राजनीति, वहाँ का प्रशासन कैसा था, इसका अंदाज़ा केवल हम पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही लगा पाते हैं। और हम उस चीज़ को अनुमान में मान करके चलते हैं, कि अनुमान लगाते हैं कि हाँ ये चीज़ें रही होंगी, लेकिन जब तक लिपि पढ़ी नहीं जाएगी तब तक हम उसकी वास्तविकता को नहीं समझ पाएंगे। कैसे पता लगाए में है कि यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। यहाँ पर बोल रहा है कि यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था। अब यहाँ पर बोला कि पिछले साल क्या हुआ था। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जान सकता है। बहुत पहले क्या हुआ था भाई, हम कैसे जानेंगे। तो जो अन्वेषण होती है, खुदाई होती है,
उससे जो पुरातात्विक साहित्यिक साक्ष्य मिलते हैं उन्हीं के आधार पर तो हम अनुमान लगाते हैं कि हाँ बहुत पहले क्या हुआ होगा, कल क्या हुआ था, पिछले साल क्या हुआ था। इसको जानने के लिए तो हमारे पास रिसोर्स हैं, लेकिन बहुत पहले क्या होता है इसको जानने के लिए हमारे पास सीमित रिसोर्स हैं। फिर कह रहा है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, यानी अतीत की बात कर रहा है, अतीत में कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आकेटकों यानी शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय यानी अतीत में उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे और कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। तो यहाँ पर कहानियाँ जो सुना करते थे इसका तो साक्ष्य हमें मिल गया है, और ये मिला है लोथल से, और वो कहानी है पंचतंत्र की कहानी। पंचतंत्र की कहानी लोग सुना करते थे, इसके साक्ष्य मिले हैं लोथल से। तो पंचतंत्र की कहानी के साक्ष्य प्राप्त हुए ये लोथल से पंचतंत्र की कहानी के साक्ष्य प्राप्त हुए। अब इसका तो हमारे पास प्रूफ है कि हाँ पंचतंत्र की कहानी सुनते थे, लेकिन ये हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि नाटक क्या देखते थे, क्या गीत गाते थे, खेल भी खेलते थे, क्योंकि खेल भी हम लोगों ने मतलब साक्ष्य इसका भी मिला था, जैसे कि बनावली से खिलौना गाड़ी। ये बच्चों के संदर्भ में है कि मे भी हो सकता है बच्चे खेला करते थे उस टाइम पे ऐसा खेल। और जैसे हमारे यहाँ क्रिकेट होता है, बैडमिंटन होता है, हॉकी होती है, कबड्डी होता है, तो इस टाइप के कौन से खेल वहाँ पर खेले जाते हैं ये हम अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे बिना साक्ष्यों के। फिर है कि लोग कहाँ रहते थे। कई लाख वर्ष पहले, या नर्मदा नदी का पता लगाओ। अच्छा मैप दिया है उसमें पूछ रहा है, कह रहा है कि कई लाख वर्ष से पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं, यानी नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि कुशल संग्राहक थे। कहाँ? तो नर्मदा नदी के आसपास जो लोग रहते थे, कुछ तो इनमें से कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों से यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। ठीक है, तो इसमें आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो ये कुशल संग्राहक थे और दूसरा जानवरों के आखेटक थे। बाकी ये सब चीज़ें तो नॉर्मली आपको याद हो ही जाएगा, और लॉजिक लगा भी सकते हैं कि जब कुशल संग्राहक थे तो कुशलता किसी चीज़ में ऐसे थोड़ी ना हासिल हो जाती है। अब भाई हम मेंस में बैठ रहे हैं और हमारी आंसर राइटिंग ही सही से नहीं हो पाई है, ढंग से हम आंसर राइटिंग ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हम मेंस कैसे निकालेंगे भाई? उसके लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, जब जाके हमें कुशलता आएगी क्वेश्चन को समझने का, क्वेश्चन को लिखने का। तो ठीक इसी प्रकार से जिसको पता रहता है वही तो अनुमान लगा सकता है कि हाँ आगे क्या मिल सकता है या आगे क्या हो सकता है, तो जाहिर सी बात है वो परिचित होगा, जब भी तो कुशल संग्राहक की संज्ञा दी जा रही है यहाँ पे उसको। फिर है कि अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। किसके उत्तर पश्चिम में ये उपस्थित हैं? एक तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ी है। एक तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ये उत्तर पश्चिम में है, ना कि दक्षिण पश्चिम में। फिर कह रहा है कि इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व, अब ये आपका एक फैक्ट आ गया कि लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। तो ये आपका गया कि लगभग 8000 वर्ष पूर्व
सबसे पहले कौन से अनाज को उगाया गया? तो वो था गेहूँ और जौ। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। अब यहाँ पर देखिए ये डाल देगा फैक्ट में सेंटेंस बना करके, भेड़, बकरी, गाय, बैल। यहाँ पर कुत्ता वगैरह नहीं है। सबसे पहले तो लोगों ने पालतू जो बनाया था वो कुत्ते को ही बनाया था। तो अगर आपको पूछे कि सबसे पहले नहीं, अगर ये पूछे कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था, तो वो था कुत्ता। लेकिन यहाँ पर आपको दो सेंटेंस दे देगा कि लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। फिर दूसरा दे देगा कि इसी समय उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। तो इसमें से आपका दोनों ही सही होगा, कथन 1, कथन 2, सॉरी केवल 1, केवल 2, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन आपका बना देगा। तो आपको ये ध्यान रखनी है और यहाँ पर इन चारों को बाकायदा ध्यान रखनी है, भेड़, बकरी, गाय और बैल। यहाँ पर शेर तो भाई वैसे भी नहीं बनाएगा, यहाँ पर शेर वगैरह का जिक्र तो हुआ भी नहीं है और शेर को पालतू बना करके खुद ही थोड़ी ना शिकार होना है। लेकिन यहाँ पर अगर बीच में कहीं डाल दे तो अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से नहीं पढ़े रहेंगे तो एक नज़र में निकालेंगे, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, आप दोनों को लगा करके चले आएंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको इन चारों को। फिर है कि ये लोग गाँव में रहते, ये ध्यान रखना है आपको, गाँव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे और चावल का जो साक्ष्य पाया गया था वो कहाँ पाया गया था? तो वो पाया गया था कोल्डियावा में चावल का साक्ष्य पाया गया था। अब यहाँ पर मेंस वाले ध्यान देंगे क्योंकि उनका मेंस में मैपिंग का क्वेश्चंस आता है, जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है। मेंस में जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है वो यहाँ पर ध्यान देंगे, क्योंकि पूछ लेगा आपसे कि आरंभिक मानव, आपसे ऐसे पूछ लेगा कि आरंभिक मानव के जीवन की शुरुआत के संदर्भ में कृषि का, या कह सकते हैं कृषि के विकास से संबंधित स्थलों को चिन्हित कीजिए। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर उत्तर पूर्व में ये जो गारो है इसका, और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी इसका जो स्थान है उसको चिन्हित करके वहाँ पर 3-4 पॉइंट्स लिख लेने हैं आपको इनके बारे में। तो इस तरीके से आपकी मैपिंग भी तैयार होती चली जाएगी। और आप सभी को यहाँ पर इस मैप में ये समझना है कि सिंधु नदी ये रही और सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, ये आपको समझनी है कौन कौन सी हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है इसमें कि क्रम से समझनी है आपको, क्रम से। पहले झेलम है, फिर चेनाब है, फिर रावी है, फिर आपका सतलज है, फिर आपका ब्यास है। तो ये इम्पॉर्टेंट है इसमें। और वही बात यहाँ पर लिख दिया है कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाएं। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, यानी नर्मदा नदी, सिंधु नदी की बात करा, सिंधु नदी। इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। और फिर यहाँ कह रहा है कि गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्तीय इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ।
तो ये 2 डेट आपको ध्यान रखनी है। 4700 वर्ष पूर्व अगर दे तो सिंधु नदी के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, और अगर 2500 वर्ष पूर्व सेंटेंस में दे तो ये गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे जो है कि समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ। तो यूपीएससी क्या करता है कि यहाँ पर सिंधु है, यहाँ कर देगा गंगा, और यहाँ पर गंगा है, यहाँ कर देगा सिंधु, या तो फिर यहाँ पर ये डेट दे देगा 2500 और 2500 की जगह दे देगा 4700। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और इसका एग्जाम्पल तो आप सभी को पता होगा कि गंगा के दक्षिण में शक्तिशाली मगध साम्राज्य का उदय हुआ था। मगध साम्राज्य का उदय हुआ था। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है मेंस के हिसाब से कि गंगा के दक्षिण में ही शक्तिशाली मगध साम्राज्य का उदय क्यों हुआ, उत्तर में क्यों नहीं हुआ। तो इसको हम देंगे क्योंकि एक तो उपजाऊ भूमि थी ये, क्योंकि जब बाढ़ आता था तो नदियाँ जो है वो काफ़ी उपजाऊ मृदा को बहा करके लाती थी और इकट्ठा होता था। तो इस प्रकार से उपजाऊ भूमि की उपलब्धता, फिर आपका सिंचाई की व्यवस्था, सिंचाई की सुविधा, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो था जलमार्ग की उपलब्धता, जिससे इसमें क्या होता था कि यातायात में सहायता मिलती थी, तो व्यापार भी आसानी से हो जाता था इसी के माध्यम से। अब पढ़ लेते हैं कि गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। यह आपको करना है, यह आपका होमवर्क है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी, लेकिन इन सब में जो सबसे शक्तिशाली था वो था मगध। फिर है कि लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो अब यहाँ पर आ गया कि लोग यात्रा क्यों करते थे। यात्रा जोखिम भरी क्यों करते थे, तो काम की तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, या कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए। इसके अतिरिक्त व्यापारी काफिले अपने व्यापारिक उद्देश्य के लिए वो करते थे, यात्राएं करते थे। फिर जो धार्मिक गुरु होते थे वह अपनी शिक्षा सलाह एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाते थे, और ये एक कस्बे दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग रोचक स्थानों को खोजने की चाह में यात्रा करते थे, जैसे आज भी होता है। डिस्कवरी चैनल आप लोग देखते ही होंगे। और इन सभी से जो निष्कर्ष निकल के आया वो ये निकल के आया कि इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला, एक दूसरे की संस्कृति को समझने का अवसर मिला। भाषा समझे होंगे, रहन सहन समझे होंगे, खान पान कैसा है वो समझे होंगे। अब आज के संदर्भ में पूछ दिया ये कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, तो एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं।
हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। वही सारी चीज़ें हैं, सेम आज वर्तमान में भी इसकी प्रासंगिकता हम देख सकते हैं कि आज भी लोग यात्राएं क्यों करते हैं। तो ये सांस्कृतिक परंपराओं को जानने के लिए कह सकते हैं, विचारों को अपनाते हैं, आदान प्रदान, भोजन बनाने का तरीका, एक दूसरे को जानने का, समझने का, यही सारी चीज़ें हैं, तकनीकी सीखने का, आज भी ये चीज़ें प्रासंगिक हैं। अब आता है देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, और सबसे पहले जो है हिंदू शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो वो अरबों द्वारा किया गया था, क्योंकि वो लोग सिंधु को 100 को लोग ह बोलते थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए एक समूह के लिए किया, यानी भरत नाम का प्रयोग उस टाइम पे एक समूह के लिए किया जाता था जो कि उत्तर पश्चिम में रहते थे। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। तो भरत नाम का उल्लेख सबसे पहले किस में मिलता है, तो मिलता है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद किस भाषा में लिखी गई है, तो वो लिखी गई है संस्कृत, और ये संस्कृत की आरंभिक कृति है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो यहाँ पर आपका बस यही इंपॉर्टेंट था कि पूर्व में, ये पश्चिम नहीं है, एक तो ये ध्यान रखना है कि पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा, और भरत नाम का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है, किस कृति में मिलती है, तो वो ऋग्वेद में मिलता है। अब है कि अतीत के बारे में कैसे जानें, तो वही सारी चीज़ें हैं, पुरातात्विक, साहित्यिक साक्ष्य, इन्हीं के आधारों पर हम जान सकते हैं। तो कहता है अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को, यानी साहित्यिक स्रोत को ढूंढना, पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अब पांडुलिपि किसको कहा जाता है, तो वे पुस्तकें जो हाथ के द्वारा लिखी जाती हैं। और ये किस पे लिखा जाता था, तो ये भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखा जाता था। तो अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। तो आपको यह ध्यान रखना है, ये पूछा भी है कई बार कि पांडुलिपियाँ किस पर लिखी जाती थी, तो भुर्ज नामक पेड़ की छाल पे, और अलग अलग उसमें ऑप्शन दे दिया था। तो आपको एक तो ये ध्यान रखनी है। और ये जो भुर्ज नामक पेड़ है वो कहाँ पर उगते हैं, तो ये हिमालयी क्षेत्र में उगते हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। यहाँ देखो थोड़ा सा दिया है कि यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो, यानी यही पांडुलिपि है। ये देखिए होल यहाँ पर किया गया है, और इसी को पिरो करके इस पर लिखते थे, या लिख करके पिरोते होंगे, क्या पता, धागे में पिरो कर बांध देते होंगे। फिर एक इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। अब छाल है तो पेड़ का छाल है, तो जाहिर सी बात है तो लकड़ी ही, तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, पांडुलिपियाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं, तो मंदिरों और विहारों से। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है कि पांडुलिपियों से हमको क्या क्या जानकारी मिलती है, तो एक धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं का जीवन कैसा था, औषधियों तथा विज्ञान आदि से प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं।
तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि जो कविताएं नाटक हैं केवल संस्कृत में ही लिखी गई हैं। अभी भी इनकी जो कई प्रतियां हैं वो प्राकृतिक और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। यहाँ पर प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। अभिलेख किसको कहते हैं? तो ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण की गई हों उन्हीं को कहते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। अब यहाँ पर दे दिया है, उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे, लेकिन इस पे हम पूर्णतः विश्वास नहीं कर सकते जो राजकीय अभिलेख होते होंगे, क्योंकि कोई भी राजा अपनी जो है विजय को या अपने शक्तिशाली होने का प्रदर्शन बढ़ा चढ़ा करके ही लिखवाएगा। और जो दरबारी कवि जो होते थे या जो दरबारी लिखने वाले जो लोग होते थे, उनको क्या पता उस टाइम पे राजाओं की बात को ही मानते हों, जो वो जैसे कहते हैं उसी प्रकार से ये लिख देते हों। तो पूरी तरीके से हम इस पे विश्वास नहीं कर सकते जो राजकीय अभिलेख हैं खास करके। फिर है कि इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। तो आप सभी को पता ही है ये चीज़। तो पुरातात्विक जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, तो खैर आगे देख लेते हैं कुछ फैक्टों को। एक फैक्ट यहाँ पर ये ध्यान रख लीजिएगा कि पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। अब ये देख लेते हैं, अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? ये सब छोड़ो, आप थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर उदाहरण जो दिया है इससे जोड़ के दिया है। अच्छा, अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। यानी अलग अलग जो लोग थे उनके लिए अतीत के अलग अलग मतलब भी थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। तो ये आपको ध्यान रखनी है। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह के द्वारा प्राप्त करते हैं। यानी आज भी प्रासंगिकता देखने को मिल जाती है। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी, यानी यहाँ पर बस आपको ये ध्यान रखना है कि आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें अनेक जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। अब तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि
2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। और ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, इसको आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर बस ये ध्यान रख लीजिएगा कि अंग्रेजी में BC का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व। और फिर थोड़ा सा एडो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। ये एडी एडो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। और एक तो CE तथा BC का प्रयोग, CE मतलब कॉमन एरा और BC मतलब बिफोर कॉमन एरा। ये भी हालांकि इतना पूछेगा नहीं, बस थोड़ा सा ऐसे नज़र से निकाल लीजिएगा इसको। बाकी ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। ये भी आपका नहीं है। हाँ, ये ज़रूर आप लोग एक बार समझ लीजिएगा, ये जो शब्द हैं, जो ये उपयोगी शब्द हैं, इनका क्या मतलब है, अच्छे से समझ लीजिएगा एक बार इसको। बाकी ये सब चीज़ें हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व उदय हुआ या आरंभ हुआ। वर्तमान 2000 वर्ष पूर्व। तो ये आप लोग तिथि देख लीजिएगा एक बार। बाकी इसको आप लोग मिला लीजिएगा। जैसे कि नर्मदा घाटी, तो पता है कि यहाँ पर आखेटक संग्राहक को हमने देखा। फिर मगध पहला बड़ा राज्य। गारो पहाड़ियाँ, यहाँ पर आरंभिक कृषि हुई। और सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, ये सिंधु, ये इसका है प्रथम नगर और नगरी सभ्यता वाली बात कर रहा है। और ये गंगा घाटी तो 2500 वर्ष पूर्व के नगर। बाकी जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप लोग आंसर राइटिंग अभी तक जिन्होंने भी स्टार्ट नहीं किया तो यहाँ से कर सकते हैं कि कैसे क्या था। तो इस प्रकार से हमारा पहला चैप्टर ख़त्म हो गया। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, नोट डाउन करिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। साथ ही हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और आप सभी को वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।